नमस्कार, मैं हूं आलोक और आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। दक्षिणी दिल्ली के साकेत मॉल में आज दिल्ली पुलिस द्वारा एक मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस मॉक ड्रिल का उद्देश्य था किसी भी आपात स्थिति, विशेषकर बम ब्लास्ट जैसी घटनाओं से निपटने की तैयारी को परखना। ड्रिल के दौरान बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड की टीमें भी मौके पर पहुंची, जिन्होंने पूरे मॉल परिसर में सर्च ऑपरेशन का अभ्यास किया। इसी मॉक ड्रिल के बाद दक्षिणी दिल्ली के प्रमुख बाजारों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था और मजबूत कर दी गई। पैदल गश्त, मोबाइल पेट्रोलिंग और पिकेट चेकिंग को बढ़ाया गया है ताकि किसी भी परिस्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। इस दौरान एडिशनल डीसीपी साउथ डिस्ट्रिक्ट भी मौजूद रहे, जिन्होंने पूरी मॉक ड्रिल की निगरानी की और सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। पुलिस का कहना है कि ये मॉक ड्रिल नियमित सुरक्षा समीक्षा का हिस्सा है ताकि इलाके में आने वाले लोगों को सुरक्षित माहौल दिया जा सके। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर खासे इंतजाम किए जा रहे हैं। वहीं साकेत मॉल के अंदर यहां पर मॉक ड्रिल चल रही है और उसको लेकर हमारे साथ मौजूद हैं एडिशनल डीसीपी साहब। सर, क्या कहेंगे इस मामले? देखिए, जो अभी सुरक्षा के इंतजाम हैं वो हर जगह पर, जहां भी हाई फुटफॉल एरियाज़ हैं, जहां पर भी हमारे वाइटल इंस्टॉलेशंस हैं, जो दार्शनिक स्थल हैं, उन सभी जगहों पर सुरक्षा के इंतजाम को बढ़ा दिया गया है। वहाँ जहाँ आपने देखा कि मॉक ड्रिल के टाइम पर हमारा डॉग स्क्वाड भी यहाँ पर था, हमारा एंटी सबोटेज जो चेक टीम्स हैं वो भी यहाँ पर मौके पर हैं, बीडीएस स्क्वाड, बीडीटी स्क्वाड्स भी हैं, उन्होंने भी पूरे कॉम्प्लेक्स को चेक किया है। जो भी गाड़ियाँ यहाँ पर आ रही हैं उनकी प्रॉपर स्कैनिंग हो रही है, प्रॉपर गाड़ियों के अंदर क्या सामान ले जाया जा रहा है, इन सब चीज़ों को डिक्की बोनेट सारे कुछ खोल कर देखा जा रहा है। दिल्ली में सुरक्षा को लेकर खासे और आपको बता दें, मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया है साकेत के अंदर, जिसके अंदर डॉग स्क्वाड और बम स्क्वाड की टीमें वहाँ पे आई और मौके का जायज़ा लिया। इस खबर पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ संवाददाता वसीम। वसीम, जो ये मॉक ड्रिल की गई है, इसका मुख्य उद्देश्य क्या रहा और कितनी अब तैयारी है दिल्ली पुलिस की? चूँकि अभी लाल किले के अंदर बम ब्लास्ट भी हुआ है, इसके मद्देनज़र जो तैयारियाँ हैं वो और तेज़ कर दी गई हैं क्या? जी बिल्कुल, लाल किले में जो बम ब्लास्ट हुआ है उससे दिल्ली पुलिस और सारी एजेंसियां सीख ले रही हैं और अब जहां भी मार्केट प्लेस एरिया है या भीड़ भाड़ वाले क्षेत्र हैं उन तमाम जगहों पर मॉक ड्रिल की जा रही है और उसके साथ साथ वहां पर ये सुनिश्चित किया जा रहा है, सिक्योरिटी को, सुरक्षा को सुनियोजित किया जा रहा है कि कहीं कोई ऐसी लूप पॉइंट ना मिले, कहीं किसी तरीके की अप्रत्याशित घटना ना घटे। उस तमाम चीजों को लेकर दिल्ली पुलिस की तरफ से सतर्कता बरती जा रही है। लेकिन वसीम, देखा जा रहा है इतनी मॉक ड्रिल भी होती हैं, तैयारियां भी होती हैं, उसके बावजूद ऐसी अप्रिय घटना हो जाती है, तो क्या ये कहीं ना कहीं जो हमारी जांच एजेंसियां है उसका कहीं ना कहीं विफल है? जी बिल्कुल, जांच एजेंसियों का विफल है, कहीं ना कहीं लूप पॉइंट यहाँ पर जरूर है और जिसकी कारण ये ऐसा बड़ा हादसा वो भी लाल किले के सामने होता है, तो ये अपने आप में एक लूप पॉइंट के तौर पे जाना जाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली पुलिस की तरफ से भी अब लगातार सिक्योरिटी को लेकर चीजें की जा रही हैं। अब ये देखना होगा कि क्या वाकई ये चीजें धरातल पर उतर पाएंगी या नहीं, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो अभी भी जो जांच का विषय बनी हुई है, क्योंकि एनआईए लगातार उसको जांच कर रहा है और तमाम जो उसके तार हैं वो निकालने की कोशिश कर रहा है कि किस तरीके से कहां कौन कौन से पॉइंट पर ये चीजें हो पाई हैं। वसीम, आपकी एडिशनल डीसीपी से भी बात हुई है, उन्होंने क्या कुछ कहा इस मॉक ड्रिल को लेकर और आगे भी कहां का दिल्ली में ऐसी मॉक ड्रिल होने की उम्मीद की जा रही है? बिल्कुल, मेरी बात हुई थी, एडिशनल डीसीपी साहब ने कहा था कि किस तरीके से जो ये माहौल चल रहा है और सुरक्षा को लेकर उन्होंने कहा ये हमारा रूटीन चेक है और हम लगातार इस तरीके की सुरक्षा करेंगे। आने वाले टाइम में नया साल है, क्रिसमस है और साथ ही साथ 26 जनवरी का भी वक्त नजदीक आ रहा है, तो उसको लेकर भी दिल्ली पुलिस की तरफ से अब ऐसे सुरक्षा इंतजाम हर जगह देखने को मिलेंगे। वसीम, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, जो दिल्ली पुलिस है अलर्ट मोड पर है। साकेत के अंदर जो है मॉक ड्रिल की गई है ताकि जो आने वाली किसी भी घटना से निपटा जा सके। दिल्ली में सुसाइड बॉम्बर बनकर आतंकी हमला करने वाले उमर नबी का नया वीडियो सामने आया है, जिसमें वो सुसाइड बॉम्बिंग और सुसाइड अटैक के बारे में बात कर रहा है। आतंकी उमर ने यह वीडियो घर से निकलते हुए बनाया था। वीडियो में आतंकी उमर सुसाइड बॉम्बिंग को जायज़ ठहरा रहा है और बता रहा है कि ये फिदाइन कैसे बना।
1 मिनट 20 सेकंड के वीडियो में आतंकी उमर कह रहा है कि सुसाइड अटैक को गलत समझा जाता है। बता दें कि एनआईए को ऐसे कई वीडियो मिले हैं जिनमें उमर नबी बता रहा है कि ये सुसाइड बॉम्बर क्यों बना, जिनमें आतंकवाद को सही ठहरा रहा है, जिसमें वो बता रहा है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है, जिसमें वो कह रहा है कि आत्मघाती बम विस्फोटक को लोग गलत समझते हैं, इसे अलोकतांत्रिक बताते हैं, लेकिन सुसाइड अटैक को लेकर कई विरोधाभास हैं और इसके पीछे कई तर्क दिए जाते हैं। उमर नबी में कमरे में अकेले कैमरे के सामने बैठकर वीडियो को कैप्चर किया है। तो आपको बता दें ये उमर का जो वीडियो है ये वायरल हो रहा है, जिसमें उमर जो है फिदाइन को लेकर उसके पक्ष में जो बातें कह रहा है। One of the very misunderstood concept is concept of what has been labeled as suicide bombing. It is martyrdom operations, and it is being known in Islam. There are multiple contraindications, but there are multiple arguments that have been brought against it. Martyrdom operations. When a person presumes that he is going for sure die at a particular place at a particular time, he goes against the presumption that a particular is going to die in a particular situation. It's not, we don't have situation. राजधानी दिल्ली में एक बार फिर स्कूलों के साथ कोर्ट को उड़ाने की धमकी मिली है। 2 सीआरपीएफ स्कूल समेत कोर्ट को धमकी मिली है, जिसमें साकेत, रोहिणी और पटियाला उस कोर्ट में तलाशी अभियान चलाया गया। दिल्ली की कई जिला अदालतों में मंगलवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया। धमकी के बाद साकेत, द्वारका, पटियाला हाउस और रोहिणी स्थित अदालतों को तुरंत खाली करा लिया गया था और गहन तलाशी अभियान चलाया गया था। बम की धमकी के कारण अदालती कार्रवाई को तत्काल प्रभाव से रोक दिया गया था। सभी न्यायाधीशों, वकीलों, कर्मचारियों और अंगतुकों को तुरंत इमारतों से बाहर निकाला गया। बम विरोधक दस्ते और सुरक्षाकर्मियों ने पूरे परिसर की बारीकी से जांच की। पटियाला हाउस कोर्ट में विशेष सुरक्षा इंतजाम किए गए, जहां बम निरोधक दस्ते ने गहन जांच की। सुरक्षा जांच पूरी होने के बाद दोपहर भोजन के बाद अदालती कार्रवाई को फिर से शुरू करने की अनुमति मिल सकी। साकेत कोर्ट बार एसोसिएशन के मानद सचिव अनिल बसोया एडवोकेट द्वारा जारी एक सूचना में सदस्यों को सूचित किया गया कि न्यायालय परिसर में सुरक्षा संबंधी समस्या के कारण अगले 2 घंटों के लिए सभी न्यायालयीन कार्य अस्थायी रूप से स्थगित कर दिए गए थे। सूचना में सभी सदस्यों से शांत रहने, अधिकारियों के साथ सहयोग करने और अनावश्यक भीड़ या अफरा तफरी न मचाने का अनुरोध किया गया था। तो आपको बता दें कि ये तमाम जो निचली अदालतें हैं उनको बम से उड़ाने का ईमेल आया था और उसके तहत सुरक्षा के कड़े इंतज़ाम किए गए थे। जो अदालत की कार्रवाई है वो स्थगित की गई थी और दोपहर के बाद इसको चालू किया गया था। और इस खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं अधिवक्ता हरीश बजाज जी। हरीश जी, बहुत स्वागत है आपका डेली 24 भारत पर। नमस्कार आपको भी और आपके सभी दर्शकों को भी। बजाज साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो ईमेल भरा जो ये धमकी मिली थी तो उसके अंदर तमाम जो निचली अदालतें हैं उनके काम को स्थगित कर दिया गया, लेकिन जब एक अदालत शुरू हुई तो काम कैसा सुचारू चला? और आप ये मुझे बताइए, इस तरीके की जो डिले होता है उससे कई जो लोग दूर दराज से आते हैं, अपनी सुनवाई पे आते हैं, जमानत के पेपर लगे होते हैं, उस पर क्या असर पड़ता है? ये आपकी बिल्कुल ठीक बात है कि चूंकि जब ये कॉल आई और काफी कुछ लोग भयभीत हो गए और सारा इवैक्यूएट करा दिया गया जी। तो उसके बाद जब दोबारा काम शुरू हुआ तो उसमें काफी डिले हो गया और जब अदालत को पूरा टाइम नहीं मिलता तो उस दिन के जितने भी लोग जो जिनकी जमानत लगी है या जिस कोई इम्पोर्टेंट काम से आए हैं, दूर से आए, उनका दिन खराब होता है जी। और काफी वो परेशान होते हैं। फिर उनको नेक्स्ट डेट भी जो मिलती है वो कई बार लंबी मिल जाती है। तो हालांकि जो आज हुआ ये सारा बाद में क्लियर हुआ कि हॉक्स कॉल थी,
लेकिन परेशानी बहुत हुई लोगों को। उसके बाद सिक्योरिटी भी काफी बूस्टअप कर दी गई है और जो बम स्क्वाड है और ये सारा रैपिड एक्शन फोर्स वालों का भी डिप्लॉयमेंट किया गया है। लेकिन उस टाइम थोड़ा सा भयभीत हो गए थे, लेकिन उसके बाद कामकाज सुचारू रूप से चला सा। हरी जी, जब ये पता चला आपको कि ऐसा मेल आया है, तो उस वक्त मैं आपसे जानना चाहूँगा कि उस वक्त क्या माहौल था, कितना डर था अधिवक्ताओं के दिलों में और कैसा माहौल उस टाइम हो गया था? देखिए, चूंकि अभी बिल्कुल रिसेंटली जो दिल्ली में बम ब्लास्ट हुआ है तो सबके दिमाग में एक भय तो था ही, और जब ऐसा हुआ एकदम से वो स्क्वाड्रन किया और ये कहा कि भाई खाली करिए, तो थोड़ा सा मन में एक भय का तो वातावरण था। तो आज दानिश की भी सुनवाई थी, तो उसकी सुनवाई में भी डिले हुआ, तो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि और दानिश की सुनवाई में क्या रहा है आज? देखिए, दानिश की जो सुनवाई थी शायद उससे पहले ही एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश की गई और वो ये जो भय का वातावरण बनाया गया, लेकिन वो बाद में सुचारू रूप से हुई और कोर्ट ने अपना जो भी निर्णय लेना था वो लिया। तो बजाज जी, कल कुछ सूचना है अदालत के लिए या जो रोजमर्रा का काम सुचारू रूप से चलेगा कल, कोई ऐसी दिक्कत? तो रूटीन वर्क जो रहेगा वो कल से? हाँ, बस सिक्योरिटी थोड़ा बीवस की गई है, तो लोगों से यही अपील है कि उसमें अपना सहयोग करें, उनकी सुरक्षा के लिए ही सब कुछ किया गया है। बजाज साहब, जो लोग आ रहे हैं उनके एंट्री पर कितनी चेकिंग चल रही है इस वक्त, या कल भी कितनी चेकिंग रहेगी? सर, वो पूरा उनकी फिस्किंग की जा रही है और वो लगा दी गई है चैनल्स वगैरह, जिससे कि कोई भी ऐसी अनहोनी घटना ना हो। जी, बहुत धन्यवाद बजाज साहब हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपको बताते चलें, जो निचली अदालतें थी दिल्ली की, उनको एक मेल आया था जिसमें ये कहा गया था कि यहाँ बम से उड़ा दिया जाएगा, जिसके तहत आज जो कोर्ट की कार्रवाई है वो आधे दिन के लिए स्थगित कर दी गई थी। दिल्ली में होने वाले उपचुनाव को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और ख़ास तौर पर वार्ड 164 में कांग्रेस पार्टी ज़बरदस्त उत्साह के साथ चुनावी मैदान में उतर चुकी है। स्थानीय स्तर से लेकर वरिष्ठ नेताओं तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं में जोश साफ देखा जा सकता है। पार्टी नेताओं का दावा है कि इस वार्ड 164 में जनता बदलाव चाहती है और कांग्रेस को लोगों का मजबूत समर्थन मिल रहा है। वार्ड 164 में कांग्रेस की टीम लगातार घर घर जाकर जनता से संवाद कर रही है। स्थानीय समस्याओं, सफाई, पानी, टूटी सड़कों और बढ़ते प्रदूषण को लेकर कांग्रेस ने साफ कहा है कि एमसीडी में हो रहे उपचुनाव जनता की आवाज़ को मजबूत करने का मौका है। कांग्रेस कार्यकर्ता इलाके में जनसंपर्क अभियान चलाते दिख रहे हैं। मोहल्लों में नुक्कड़ सभाएं, डोर टू डोर कैंपेन और युवाओं की टोली सोशल मीडिया पर लगातार प्रचार कर रही है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि दिल्ली में लगातार बढ़ती महंगाई, बिगड़ती नगरपालिका व्यवस्था और भ्रष्टाचार के मुद्दे इस चुनाव को बेहद महत्वपूर्ण बनाते हैं। उनके मुताबिक वार्ड 164 की जनता विकास चाहती है और कांग्रेस वही विकल्प है जो ज़मीनी कामों पर भरोसा रखती है। उधर उपचुनाव को लेकर प्रशासनिक तैयारियां भी तेज़ी से की जा रही हैं, लेकिन वार्ड 164 में कांग्रेस का बढ़ता उत्साह इस बात का संकेत देता है कि मुकाबला इस बार काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। जिलाध्यक्ष जी और जिलाध्यक्ष साहब, क्या कहेंगे इस तरीके से कांग्रेस में एक वापसी नजर आ रही है? क्या लगता है ये वापसी वोटों में तब्दील निश्चित तौर पर एमसीडी के बाई इलेक्शन है, उसका रिजल्ट पे भले ही असर नहीं पड़े, पर निश्चित तौर पर कांग्रेस मजबूती से वापसी करेगी और मैक्सिमम कांग्रेस पार्टी देखा जाए कि कांग्रेस में भी जहाँ पर पार्टी के अंदर जो कैंडिडेट है वो 4 आदमियों को लेके चल रहे हैं। क्या ये कांग्रेस पार्टी पर नजर रखते हुए क्या कोई कलह नहीं, कोई मोटी बातें हैं, मजबूती से कांग्रेस चुनाव लड़ रही है और निश्चित तौर पर चुनाव वोट मार्जिन से आपको लगता है कि दक्षिण होता था कांग्रेस का, आज यहाँ पर कांग्रेस को दिल्ली में उपचुनाव की तैयारी जोरों शोरों पे है। एमसीडी उपचुनाव में अब देखना होगा कि कौन बाजी मारता है। वही कांग्रेस अपनी पूरी जान लगाने के लिए लगी हुई है। कांग्रेस के तमाम आला नेता यहाँ पर तरीके से बिहार का जो नतीजा है सामने, क्या लगता है चुनाव में कांग्रेस जैसे मिलेगा? बिहार का तो वो जो हुआ वहाँ पे जिस तरीके से आपने देखा है कि
दाल की पूरी दाल ही काली निकली है वहाँ पे। जो घपलेबाजी वहाँ पे वोटर लिस्ट में जो वहाँ पे सामने निकल गए हैं, उसने आज बड़े प्रश्न जो है भारतीय ये जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उसके सिस्टम है उसके ऊपर बड़े प्रश्न खड़े किए हैं, भारत की सरकार के ऊपर खड़े किए हैं। और ये जो यहाँ पे माहौल है आज मैं देख रहा हूँ, जिस तरीके से जनता उमड़कर सामने आई है, जिस तरीके से लोग आज प्यार दे रहे हैं इस प्रत्याशी कांग्रेस के विक्रम को, तो मेरे को तो यही लग रहा था यहाँ पे देख करके कि यहाँ पे तो बस ऐलान होने वाला बाकी है, ये तो लोग मन बना चुके हैं यहाँ पे। कांग्रेस के गढ़ में आम आदमी पार्टी ने सीनमारी की, पहले दिल्ली फिर पंजाब, अब दिल्ली में क्या लगता है कांग्रेस वापस अपने घर को वापस आ पाएगी? कांग्रेस बिल्कुल इनका चेहरा पहचान चुकी है। पंजाब में तो खास करके दिल्ली से इनका जो है वो सत्ता साफ हो चुका है। पंजाब में सत्ता साफ होगा आम आदमी पार्टी का, और पंजाब के बाद अब दिल्ली में भी कांग्रेस आएगी, पंजाब की धरती पे कांग्रेस का परचम लहराएगा। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमसे पर जुड़ रहे हैं हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी, आपको बहुत स्वागत है डेली 24 भारत पर। जयप्रकाश जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जयप्रकाश जी, उपचुनाव है एमसीडी के, क्या लग रहा है जनता के मन में क्या है इस बार? देखिए, जनता के मन में बदलाव है। जनता चाहती है कि शिक्षा, रोजगार, डेवलपमेंट और इन पे काम होना चाहिए। आज वो काम हो नहीं रहा, इसलिए जनता चाहती है कि बदलाव हो। क्षेत्र का हाल देखिए, कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, ढेर हो रखे हैं, उठते नहीं है, सफाई कर्मचारी नहीं है, क्योंकि सफाई कर्मचारी को टाइम से वेतन नहीं मिला जाता। सफाई की ड्यूटी अगर एक वार्ड में लगती है 150 आदमी की, उसमें 20 या 25 आदमी करते हैं, बाकी की तनख्वाह इन वार्ड निगम पार्षदों की जेब में जा रही है जी। तमाम गली खड़ंजे, नालियां, सीवर सब बह रहे हैं, कोई सुनवाई नहीं है, कोई मिलने को राजी नहीं है। सिविक सेंटर में हो क्या रहा है? बस पैसा आया जा रहा है, वो अपनी जेब में भरा जा रहा है, क्षेत्र में लगता नहीं है। इसलिए जनता चाहती है बदलाव। आज जनता उस क्षेत्र की पानी के लिए परेशान है जी। पिछली बार, अभी 1 साल पहले विधायक के चुनाव थे, 2500 रुपए खाते में डालने थे जी। 850 रुपए का सिलेंडर जो था, इनको कहा था 500 रुपए का सिलेंडर करेंगे, होली और दिवाली को फ्री में सिलेंडर देंगे जी। तो ये जुमलों की ये इनकी पार्टियां। निगम पार्षद पिछली बार आम आदमी पार्टी के थे, अब कई जगह चेंज हो गए। इसलिए जनता 12 सीटों पर, 12 की 12 सीटों पर इस बार कांग्रेस की जीत पक्की है। जनता के हिसाब से काम नहीं हो रहा। जनता चाहती है, निगम पार्षद के दफ्तर बंद रहते हैं जी। रेडी पटरी वालों से पैसा वसूला जाता है जी। तो जनता करे क्या? किसको बोले? अपना दुख है किसको सुने जी। आज से 12 साल पहले जब निगम में कांग्रेस थी, कितना काम होता था जी। दिल्ली में शीला जी की सरकार थी, कितना काम होता था। सेंटर में कांग्रेस की सरकार थी, कितना काम होता था। आज ये बजट जा कहा रहा है, 5 करोड़ रुपए 5 से 10 करोड़ रुपए मिलते हैं निगम पार्षद को, वो कहाँ खर्च हो रहे हैं ये आज तक नहीं पता जी। आप हर क्षेत्र में देखिए कब्जे हो रखे हैं, और कब्जे कराने वाले और कोई नहीं है, यही है आम आदमी पार्टी के लोग और यही है बीजेपी के लोग। ये दो अलग अलग नहीं है, ये सिक्के के दो पहलू हैं। अगर हेड आम आदमी पार्टी है तो टेल बीजेपी है। मैं सिर्फ इतनी बातें आपको बता सकता हूँ। जयप्रकाश जी, वार्ड नंबर 164 में मुख्य मुद्दे क्या हैं जनता के बीच? देखिए, वार्ड 164 के अंदर सबसे जो मुख्य बिंदु अगर मैं बात करना चाहूँ तो सबसे पहले क्या है, वहां पानी की शिकायत है। पानी नहीं आ रहा, 2-3 गलियों में आता है, पानी नहीं आता, बेचारी परेशान है जनता। बाहर से पानी के लिए मंगाती है, ट्रैक्टर मंगाती है, मगर पानी वो क्या है, पानी के जो टैंकर है वो कहीं और जा रहे हैं। पानी आता है जल बोर्ड से पर कहीं और चला जाता है, बेचते हैं पानी। मुख्य बिंदु है, आप वहां देखिए, पार्किंग की समस्या है सबसे ज्यादा। अवैध पार्किंगें चल रही हैं, पैसा इन निगम पार्षदों की जेब में जा रहा है। अगर निगम पार्षद से विधायक बन जाते उनकी जेब में जा रहा है, जो विधायक थे उनकी जेब में जा रहा है। तमाम तरीके की परेशानियां, कूड़ा उठता नहीं है, एमसीडी के दफ्तरों में कूड़े के पहाड़ बने हुए हैं, रोडों पे कूड़े के ढेर हो रखे हैं, पार्क की सफाइयां नहीं होती। पार्क में आप ये मानो कि लाइटें जो लगती हैं, स्ट्रीट लाइट वगैरह का भी काम नहीं है, पार्कों में जो लाइटें वो नहीं जलती जी। ऐसी तमाम तरीके की समस्याएं भाई साहब जो वार्ड 164 में अभी उत्पन्न हो रखी है, और बहुत गंभीर विषय है। जयप्रकाश जी, अगर कांग्रेस के मैनिफेस्टो में इस बार क्या है? देखिए, मैनिफेस्टो में सबसे पहले कांग्रेस को मैं आपको बता देना चाहता हूं
सबसे पहले ये जो पानी की समस्या है, ये सबसे पहले निजात होगी, जी इसको दूर किया जाएगा। पानी की लाइनें नहीं डाली जाएंगी। जी जो विधायक करा सकता है वो भी निगम पार्षद कराएंगे, मैं आज आपको बता दूं। उसके बाद सफाई के जो कूड़े के पहाड़ इन्होंने ढेर कर रखे वो कराया जाएगा। मॉनिटरिंग करी जाएगी कि सफाई कर्मचारी जा कहाँ रहे हैं, पैसे कहाँ जा रहे हैं, इनकी जेब में, किसकी निगम पार्षदों की, विधायकों की जेब में जा रहे हैं। वो जेब में ना जाके नई भर्ती कराई जाएगी, हम कराएंगे क्षेत्र में नई भर्ती जो हमारे सफाई कर्मचारी है। और भी तमाम तरीके की समस्याएं हैं, गली खरंजे सीवर, नई लाइनें जहां डालनी पड़े हम वहां नहीं डालेंगे। और रोड तो मैं आपको बता दूं जी, जो 12-13 साल पहले रोड बने थे वो आज तक नहीं बने जी। रोडों के पैसे इन्होंने खाए, पटरी पे लगने वाला पैसा इन लोगों ने खाया। और जो कियोस्क जो बनते हैं, तय बाजारी जी, जो कि एमसीडी के उसमें आती है, वो जो काम करने वाला जो रेडी पटरी पे पिछले 10 सालों से 15 सालों से बैठा है, उसको पक्की दुकानें दी जाएंगी। ये तमाम तरह की जो आज अम्मार बनी हुई है, दुखों का अम्मार बनी हुई है, जो परेशानी का अम्मार बनी हुई है, हम इससे सबसे पहले इसको निजात कराने वाले हैं। इसलिए हम पूरी वार्ड 164 दक्षिणपुरी की जनता से और वार्ड 163 संगम विहार की जनता से मैं कहना चाहता हूं कि इस बार बदलाव करें और कांग्रेस को वोट डालें और इन चोरों को भगाएं और इनकी जगह इनको पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जयप्रकाश जी, बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। दिल्ली एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच एम्स दिल्ली ने प्रदूषण की रोकथाम और समाधान पर एक महत्वपूर्ण सेमिनार आयोजित किया। इसमें कई विभागों के विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया। एम्स नई दिल्ली के एकेडमिक ब्लॉक में आज कॉम्बैटिंग एयर पॉल्यूशन प्रिवेंशन एंड सॉल्यूशंस विषय पर एक खास सेमिनार आयोजित किया गया। दोपहर 2 बजे शुरू हुए इस कार्यक्रम में प्रदूषण के खतरों के साथ साथ उससे बचाव के वैज्ञानिक और व्यवहारिक तरीकों पर विस्तार से चर्चा की गई। कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता रहे एम्स के पल्मोनरी मेडिसिन और स्लीप डिसऑर्डर्स विभाग के प्रमुख प्रोफेसर डॉक्टर अनंत मोहन। उन्होंने वायु प्रदूषण के फेफड़ों पर पड़ने वाले प्रभाव, बढ़ते श्वसन रोगों और उनकी रोकथाम के तरीकों पर विस्तृत जानकारी दी। वायु प्रदूषण सिर्फ एक पर्यावरणीय चुनौती नहीं बल्कि एक गंभीर स्वास्थ्य संकट है। समय रहते कदम उठाना बेहद ज़रूरी है। सेमिनार में एम्स के कई विभागों के फैकल्टी सदस्यों ने भी हिस्सा लिया और अपने अपने क्षेत्रों से जुड़े शोध, आंकड़े और सुझाव साझा किए। विशेषज्ञों ने कहा कि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जागरूकता, नीति निर्माण और व्यक्तिगत जिम्मेदारी तीनों समान रूप से महत्वपूर्ण हैं। कार्यक्रम का आयोजन एम्स मीडिया सेल की ओर से किया गया था, जहां छात्रों, शोधकर्ताओं और डॉक्टरों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। दिल्ली में स्मॉग और प्रदूषण के लगातार बढ़ते स्तर के बीच एम्स का ये प्रयास जागरूकता बढ़ाने और समाधान तलाशने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।